मेरी ये आज की स्टोरी भी और स्टोरीज की तरह बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग, बहुत ज़्यादा ग्राफिक डिटेल्स इसकी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। स्पेशली जो इस स्टोरी का एंड होगा वो एक ट्विस्ट के रूप में आपको बहुत ही डिस्ट्रेसिंग वेज में मिलेगा। सो व्यूअर डिस्क्रिप्शन इज एब्सोल्युटली एडवाइज्ड। बट उससे पहले इट्स गुलू गुलू टाइम। तो जल्दी से आप अपने हाथों से गुलू गुलू कर दें इस लाइक बटन के साथ, सब्सक्राइब बटन के ऊपर भी क्लिक कर दें, कमेंट्स में पिक में लिख दें, और हाँ, दूसरी नई शर्ट है। लेट्स डाइव इन। इस बहुत ही अजीब और दिल दहला देने वाली स्टोरी को समझने के लिए हमें अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया में बने हुए एक छोटे से शहर मॉर्गन टाउन में जाना पड़ेगा। और टाइम था 2012 का, जब यहीं पर रहने वाली 16 साल की स्काइलर नीज, जो कि यहीं के एक लोकल स्कूल में अपनी स्टडीज के साथ साथ वेंडीज, जो कि एक बहुत बड़ी रेस्टोरेंट की चेन है, आपने इसका नाम बहुत बार सुना होगा। सो इसी वेंडीज के रेस्टोरेंट चेन के अंदर अपनी पार्ट टाइम नौकरी भी कर रही थी। स्काइलर के माता पिता मैरी और डेविड नीज अभी कुछ सालों पहले ही इस छोटे से शहर मॉर्गन टाउन के अंदर आकर बसे थे। असल में एक बहुत ही छोटा सा शहर, लेकिन ये शहर एक चीज के लिए, या मैं कहूं दो चीजों के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। एक तो यहाँ पर बनी हुई वेस्ट वर्जीनिया की वो यूनिवर्सिटी, जहां ना सिर्फ यहाँ अमेरिका के लोकल स्टूडेंट्स बल्कि पूरे दुनिया से ही बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको इस यूनिवर्सिटी के अंदर जाकर पढ़ना है। और दूसरी चीज जो इस शहर को बहुत ज्यादा फेमस बनाती है वो एक केस, जिसके बारे में अब मैं आपके आगे डिस्कस करने वाला हूं। स्काइलर नीज बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग, उसने बहुत अच्छे अपने दोस्त भी बना रखे थे, ना सिर्फ स्कूल के अंदर बल्कि जिस वेंडी रेस्टोरेंट के अंदर वो काम कर रही थी वहां पर भी उसने अपने बहुत सारे कुछ खास दोस्त बनाए, उनके साथ वो बहुत अच्छा खासा टाइम स्पेंड भी करती। सो फास्ट फॉरवर्ड टू 5 जुलाई 2012, यानी कि 5 जुलाई 2012 का दिन आ चुका था। रात के तकरीबन 10:15 बजे के आसपास डेव और मैरी, जो कि लिविंग हॉल के अंदर बैठकर आराम से टीवी देख रहे थे, और तभी उन्होंने अपने दरवाजे के ऊपर खटखटाहट सुनी। डेव समझ चुके थे कि उनकी बेटी स्काइलर घर वापस आ गई है। सो वो उठे, मेन दरवाजे पर गए, दरवाजा खोला, सामने स्काइलर नीज खड़ी, जो कि बहुत ज्यादा थकी हुई थी। उसने अभी अपनी शिफ्ट पूरी करी थी वेंडीज रेस्टोरेंट के अंदर। सो तुरंत डेव ने अपनी बेटी स्काइलर का वेलकम किया। स्काइलर अंदर आई, अपनी माँ से भी मिली, दोनों को हक करके वो अपने कमरे के अंदर सोने जा चुकी थी, क्योंकि देखकर ही लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा थकी हुई है आज। अगले दिन डेव और मैरी दोनों को अपने अपनी ड्यूटीज पर जाना था। सो इन लोगों ने भी ज्यादा देर नहीं करी। सो जल्दी से इन लोगों ने भी टीवी स्विच ऑफ किया, ये भी दोनों अपने कमरे में गए और आराम से जाकर सो चुके थे। अगले दिन यानी कि 6 जुलाई की सुबह सुबह डेव और मैरी अपने कमरे में उठे, ये कमरे से बाहर आए, लेकिन इन्होंने अपने बराबर में मौजूद अपनी बेटी स्काइलर नीज का कमरा देखा, वो अभी भी अंदर से बंद। सो ये समझ चुके थे कि स्काइलर अभी भी अंदर सो रही है। वो पिछले दिन बहुत ज्यादा थकी हुई थी, सो अपनी थकान मिटा रही होगी, कोई दिक्कत नहीं है। सो जल्दी डेव और मैरी अपना नहा धोकर, खाना पीना खाकर, नाश्ता वगैरह करके अपने अपने काम धंधों पर निकल चुके थे। बट दोपहर के टाइम पर डेव अपने घर पर वापस आए खाना वाना खाने के लिए, क्योंकि वो लंच हमेशा घर पर आकर ही करते थे। सो जैसे उन्होंने अपने घर का मेन दरवाजा खोला, अंदर गए, अंदर उन्होंने नोटिस किया कि अभी भी उनकी बेटी स्काइलर नीज का कमरा, उसका दरवाजा अभी तक खुला नहीं है। डेव ने पूरे घर के अंदर घूमकर देखा, उसको अपनी पत्नी मैरी वो तो कहीं नहीं मिली। वो तो समझ चुके थे कि वो अपनी नौकरी पर होगी, लेकिन अभी तक स्काइलर को भी उठ जाना चाहिए था, उसको अपने स्कूल भी जाना था, और शाम की उसकी वापस वो नौकरी है वेंडीज रेस्टोरेंट के ऊपर, वो अभी तक उठी नहीं है। वो कब अपने स्कूल जाएगी, कब वो अपनी ड्यूटी ज्वाइन करेगी, ऐसे तो नहीं चलेगा, ये तो कोई अच्छी रूटीन नहीं है। सो उन्होंने बहुत जोर जोर से स्काइलर का नाम लेकर चिल्लाना शुरू कर दिया, बट स्काइलर ने अंदर से कोई भी रिप्लाई नहीं किया। सो जल्दी ही डेव भागकर स्काइलर के कमरे के दरवाजे पर गए, उन्होंने जोर जोर से दरवाजा खटखटाया, लेकिन अगेन स्काइलर ने अंदर से कोई रिप्लाई नहीं किया। उन्होंने थोड़ा वेट किया, अंदर ही अंदर उनको बुरा भी लग रहा था कि वो अपनी बेटी को ऐसे सोते हुए डिस्टर्ब कर रहे हैं, बट अगेन उनको चिंता भी थी कि उनकी बेटी अभी तक उठी क्यों नहीं। उसको सोते हुए तकरीबन 15-16 घंटे बीत चुके हैं, अब तक तो उसे उठ जाना चाहिए था। डेव ने तुरंत अपना कान उस दरवाजे के ऊपर लगाया, सुनने की कोशिश करी कि क्या पता अंदर कोई हलचल हो, लेकिन अंदर से कोई भी आवाज नहीं आ रही, जिसका मतलब साफ यह था कि स्काइलर अंदर सो रही है, और वो भी गहरी नींद के अंदर। बट ऐसा क्यों? डेव को ऑब्वियसली थोड़ी और ज़्यादा चिंता हुई। उन्होंने जोर जोर से और दरवाजा खटखटाना शुरू किया, लेकिन अगेन अंदर से कोई रिप्लाई नहीं आया। डेव भागकर तुरंत अपने खुद के कमरे में गए, उन्होंने घर की मास्टर की जो थी, जो सभी दरवाजों के अंदर लग सकती थी, वो चाबी निकाली। वो तुरंत भागकर स्काइलर वाले कमरे में गए, उन्होंने वो दरवाजे के अंदर चाबी लगाई, दरवाजा खोला और अंदर की तरफ गए। बट सरप्राइजिंगली अंदर कोई भी मौजूद नहीं। लेकिन तभी उनको पिछली रात वाला इंसिडेंट याद आया, जब स्काइलर अपने घर पर वापस आई थी, वो थकी हारी अपनी ड्यूटी को पूरा करके। तब उनको एग्जैक्टली याद
याद है कि उनकी बेटी उनको हक करके आराम से अपने कमरे में सोने के लिए गई थी और उसने कमरा अंदर से बंद किया था। ये कमरा अभी भी अंदर से बंद ही था, लेकिन स्काइलर गायब कैसे हो गई इस अंदर बंद कमरे से? ऐसा कैसे पॉसिबल है? डेव के मन में अलग अलग थॉट्स आने लगे। उन्होंने इधर उधर कमरे के अंदर देखा, बट उनको कुछ भी सस्पिशियस दिखाई नहीं दिया। उन्होंने तुरंत अपना फोन निकाला, अपनी बेटी स्काइलर का नंबर डायल किया, लेकिन स्काइलर के फोन पर रिंग तो जा रही थी, लेकिन उसका फोन कोई उठा नहीं रहा था। सो उन्होंने परेशान होकर अपनी पत्नी मैरी के फोन पर फोन किया। मैरी ने तुरंत फोन उठाया। डेव ने सब कुछ बताया कि मैं अभी अभी घर आया था, मैंने स्काइलर का कमरा अंदर से बंद देखा, बट स्काइलर अपने कमरे के अंदर मौजूद नहीं है। क्या वो आज कहीं पर किसी से मिलने के लिए जाने वाली थी, या फिर क्या आज उसका कोई और प्लान था? बट मैरी ने भी क्लियर मना कर दिया कि नहीं, हमें तो नहीं लगता, मुझे तो उसने कुछ ऐसा नहीं बताया। डेव ने भी कहा कि नहीं, मुझे भी ऐसा कुछ नहीं बताया उसने कि आज उसका किसी से कोई मिलने का प्लान हो या फिर कोई पार्टी वार्टी का प्लान हो, ऐसा तो कुछ नहीं है। मैरी ने तुरंत डेव को कहा कि तुम एक काम करो, जितनी भी उसकी दोस्त हैं या फिर जो उसके सबसे बेस्ट फ्रेंड्स हैं उनको फोन करो, क्या पता उनके साथ वो कहीं घूमने के लिए गई हो और हमें बताना भूल गई हो, या फिर आज हम जल्दी अपने घर से निकल गए थे और इसीलिए वो हमें बता कर ना जा पाई हो। सो तुरंत डेव ने वो फोन कट किया, उसकी जितने भी फ्रेंड्स थे उनको फोन करना शुरू किया। और यहाँ स्काइलर की सबसे खास दोस्त शीला, जो कि दूसरी क्लास से दोनों यानी कि स्काइलर और शीला एक साथ पढ़ते हुए आ रहे थे, सो तुरंत शीला को भी फोन किया। शीला डेव को बहुत अच्छे से जानती थी क्योंकि वो उसके सबसे बेस्ट फ्रेंड यानी कि स्काइलर के पापा थे। तो तुरंत जैसे ही शीला ने फोन उठाया, वो पूछने लगी कि अंकल से, हाँ जी बताइए क्या हुआ? डेव ने बताया कि कल रात यहाँ पर स्काइलर घर आई थी, लेकिन अब अपने कमरे से गायब है। शीला ने भी कहा कि नहीं, हमें तो ऐसा कोई आइडिया नहीं है, ना ही आज हमारा कोई मिलने का प्लान था, ना ही आज हमारी कोई पार्टी वार्टी होने वाली थी, ना ही आज स्कूल में भी कुछ ऐसा स्पेशल, स्कूल में भी सब कुछ नॉर्मल ही था। बट स्काइलर आखिर कहाँ गई? साथ ही शीला ने कहा कि कल रात उसने सोने से पहले मुझे मैसेजेस भी किए थे, हमारी चैट के ऊपर बात हुई थी, बिल्कुल नॉर्मल, वो कैजुअल सी चैट्स जो कि हम आमतौर पर करते हैं, इसके अलावा कुछ भी अनयूजुअल नहीं जो मुझे आपको बताने लायक लगे। सो डेव ने शीला को थैंक्स बोला और कहा कि अगर तुम्हें कोई भी आइडिया लगे या फिर कोई खबर लगे स्काइलर की, तो तुम तुरंत मुझे फोन करना, और अगर मुझे भी पता लग जाएगा स्काइलर के बारे में तो मैं भी तुम्हें बता दूंगा, इसके बारे में तुम बिल्कुल भी कोई टेंशन मत लेना। शीला का फोन रखने के बाद डेव ने इधर उधर कमरे के अंदर देखना शुरू किया कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, ये कमरा अंदर से बंद है और अंदर से बंद कमरे के अंदर से स्काइलर कैसे गायब हो सकती है। तब उनका ध्यान जो स्काइलर के कमरे की अलमारी थी उस अलमारी के ऊपर गया, और वो अलमारी आधी खुली हुई थी। सो उन्होंने पूरा दरवाजा उस अलमारी का खोला, और उस अलमारी के अंदर जो खिड़की के आगे हम जाली लगाते हैं, जैसे हमारे घरों में भी लगी होती है, अपने घरों में लगी होती है, जो वो जाली वहां रिमूवेबल होती है। मतलब कि अमेरिका के घर जो बनाए जाते हैं उनके अंदर जो खिड़कियां होती हैं उसके अंदर मैश जाली लगाई जाती है और उसको हटाया जा सकता है। हमारी वाली जालियां थोड़ी फिक्स होती हैं, परमानेंट होती हैं, वहां पर थोड़ी वो रिमूवेबल टाइप के लगाई जाती हैं। सो डेव ने नोटिस किया कि स्काइलर के कमरे की जो खिड़की है उस खिड़की से जाली किसी ने उतार कर इस अलमारी के अंदर रखी हुई है। बट ऐसा क्यों, किस लिए? डेव ने तुरंत घूमकर उस खिड़की की तरफ देखा जिसकी वो जाली उतार कर वहां अलमारी के अंदर रखी हुई थी, और तुरंत भागकर वो उस खिड़की के ऊपर गए। असल में वो खिड़की आगे तो उसके जाली, पीछे उसके शीशा। अब आप बस सोच कर देखिएगा, डबल डबल लेयर की, आगे उसके जाली लगा रखी थी, पीछे उसके शीशा लगा रखा था बाहर वाली साइड में, और वो शीशा नीचे से थोड़ा सा खुला हुआ था। मतलब ऐसा था जैसे किसी ने वो बस बंद किया हुआ हो, लेकिन पूरा एग्जैक्टली बंद ना किया हो, बस उसको ढाला गया था। तो जैसे डेव ने उस शीशे को उठाया और अपनी मुंडी उसके अंदर घुसाकर बाहर देखने की कोशिश करी, बट बाहर उसको कुछ भी नहीं दिखा। लेकिन जैसे उन्होंने अपना सर नीचे की तरफ घुमाया तो उस खिड़की के नीचे, एग्जैक्टली उसकी खिड़की के नीचे, उनके घर का जो बाहर गार्डन था, उस गार्डन के अंदर उन लोगों ने एक बेंच लगा रखा था। मतलब कि वैसे ही बैठने के लिए बेंच, लकड़ी का, वो बेंच उनका गार्डन में ना होकर बल्कि स्काइलर के कमरे की खिड़की के नीचे लगा हुआ था। ऐसा क्लियर कट साफ था कि या तो कोई इस खिड़की से ये बेंच लगाकर इसके ऊपर चढ़कर अंदर आया है, या फिर कोई ऐसा है जो इस खिड़की से इस जाली को हटाकर इससे बाहर निकलकर बेंच के ऊपर पैर रखकर यहाँ से बाहर गया है। इन दोनों में से कोई एक काम तो हुआ है। डेव के माइंड में अंदर अंदर यही चल रहा था कि आज तक उसकी बेटी ने कभी अपने घर से बाहर बिना बताए कदम रखने की कोशिश नहीं करी। वो आज तक कभी ऐसे नाइट आउट वगैरह के ऊपर नहीं गई, या फिर अपने पेरेंट्स को बिना बताए कहीं भी नहीं गई, कोई ऐसी पार्टी वगैरह एंजॉय नहीं करी उसने। सो दूसरा वाला जो ख्याल था उनके माइंड में वो आने लगा कि हो सकता है कोई उसके कमरे के अंदर ऐसे बेंच लगाकर घुस आया हो और उसकी बेटी के साथ कुछ हो गया हो। ऑब्वियसली एक बेटे के बाप को टेंशन होनी बनती थी, और डेव को भी बस वही टेंशन अब खाई जा रही थी। इसके अलावा वही जो 16, 17, 18 साल के बच्चे करते हैं, घर से बाहर बिना बताए निकल जाना, पार्टीज वगैरह करना, दोस्तों के साथ नाइट आउट वगैरह करना, दारू वगैरह पीना, माल वगैरह फूकना, ये सारे काम वहाँ बहुत नॉर्मल हैं। आजकल इंडिया में भी बहुत नॉर्मल होते जा रहे हैं ये सब कुछ।
गलत है, माल मत पिया करो। सो डेव को कहीं ना कहीं ये भी थोड़ा बहुत लग रहा था कि उसकी बेटी ने कहीं नाइट आउट वगैरह मारना शुरू कर दिया हो, वो किसी गलत संगत के अंदर पड़ गई हो। लेकिन उनके माइंड में एक सवाल ये था कि अगर उनकी बेटी अपने आप से इस कमरे के बाहर गई है, ये खिड़की वगैरह ये जाली हटाकर इस खिड़की के अंदर से वो क्रॉस करके, तो सवाल बस ये था कि ये बेंच आखिर किसने लगाया, क्योंकि रात को यहाँ पर आने से पहले घर के अंदर आने से पहले जब वो हमसे मिलकर गई थी, तो क्या वो उसी टाइम पर घर के अंदर आने से पहले वो बेंच उठाकर अपनी खिड़की के नीचे लगा कर गई थी, जो कि लगभग ना के बराबर इसके चांसेस थे। या फिर ऐसा कोई था जो उसकी बाहर खड़े हुए वेट कर रहा था और वो घर के अंदर गई, अपने कमरे में गई, जस्ट उसने जाली हटाई और वो जो बंदा बाहर खड़ा हुआ था उसने वो बेंच उठाकर इस खिड़की के नीचे लगाया और बाद में स्काइलर इस खिड़की से बाहर निकलकर उस बेंच के ऊपर चढ़कर नीचे कूद गई और वहां से निकल गई। लेकिन स्काइलर के अंदर इतनी तो अकल होनी चाहिए थी कि अगर उसने वो बेंच वहां पर लगाया है तो उसको वहां से हटाकर वापस उसकी सही जगह पर रखकर भी तो जाए। ये सारी बातें उस टाइम पर बहुत सारे थॉट्स बेचारे डेव के माइंड में चल रहे थे। डेव ने तुरंत अपनी बीवी यानी कि स्काइलर की माँ मैरी को दोबारा से कॉल लगाया और सारी सिचुएशन बताई कि जो अभी उसको यहाँ पर इसमें फील हुआ इस कमरे के अंदर। बट मैरी ने कहा कि डेव तुम शायद बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ऐसा नहीं है, हमारी बेटी हमको बिना बताए कहीं नहीं जा सकती और अगर वो गई भी है तो कोई बात नहीं, हमें उसे थोड़े और घंटे देने चाहिए, थोड़ा और टाइम उसे देना चाहिए। आई एम श्योर वो जहाँ भी होगी वो बिल्कुल ठीक होगी और अपने घर वो वापस आ जाएगी। डेव ने भी कहा कि हाँ शायद हो सकता है मैं बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रहा हूं इस सिचुएशन में, जैसे स्काइलर वापस आएगी घर पर हम उसे जरूर पूछेंगे कि आखिर वो रात को कहां गई थी, सो हमें थोड़ा और वेट करना चाहिए। शाम के तकरीबन 5 बजे के आसपास का टाइम हो चुका था और तभी डेव का मोबाइल बजा। उन्होंने तुरंत मोबाइल निकाल कर देखा, ये नंबर कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। जी हाँ, एक कॉल कहीं और से नहीं बल्कि वेंडीज रेस्टोरेंट से आई थी और उन्होंने तुरंत फोन उठाया। वेंडीज वाले पूछ रहे थे डेव से कि हे डेव, तुम्हारी बेटी स्काइलर अभी तक अपनी ड्यूटी पर नहीं आई, वो अभी तक तो आ जाती है, 2 घंटे से ऊपर का टाइम हो चुका है उसकी ड्यूटी शुरू हुए, यानी कि 3 बजे उसको यहाँ पर आ जाना चाहिए था, लेकिन वो अभी तक भी नहीं आई। सो अगर उसका कुछ और प्लान है, आज उसने छुट्टी के लिए अप्लाई भी नहीं किया, अगर उसको कहीं और जाना था तो हमें बताकर जाती। डेव ने खुद बताना शुरू कर दिया कि हम खुद बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हमने रात से अपनी बेटी को देखा नहीं है, तो अगर आपको भी पता चले कुछ या फिर अगर वो आपकी ड्यूटी पर आकर ज्वाइन करे तो आप प्लीज़ हमें फ़ोन कर दीजिएगा, क्योंकि हमारी बेटी स्काइलर रात से मिसिंग है और वो हमारा फ़ोन नहीं उठा रही। वेंडीज़ ने भी कहा कि हाँ वो हमारा भी फ़ोन नहीं उठा रही, सो जैसे कोई कॉन्टैक्ट बनेगा हम आपको ज़रूर बता देंगे। लेकिन ये वो पॉइंट था जिस टाइम पर डेव और मैरी दोनों को ही बहुत ज़्यादा चिंता होनी शुरू हुई, क्योंकि अब तक मैरी भी घर पर पहुंच चुकी थी और अभी ये दोनों बैठकर चिंता कर रहे थे अपनी बेटी स्काइलर के लिए। अब इनसे और ज़्यादा वेट नहीं हुआ, तुरंत डेव ने अपना फ़ोन उठाया और 911 डायल किया, सीधा पुलिस वालों को बताया कि मेरी बेटी ऐसे ऐसे गायब है। जब पुलिस वालों ने पहली बार स्काइलर की तलाश शुरू करी तो उस टाइम पर शाम के टाइम पर डेव और मैरी दोनों उसी लिविंग हॉल के अंदर बैठकर बहुत सारे अपने अपने थॉट्स लगा रहे थे कि क्या हुआ होगा यहाँ स्काइलर के साथ, क्या वो ठीक तो होगी, क्या वो जल्दी वापस आ जाएगी हमारे पास, क्या पुलिस वाले उसको ढूंढ लेंगे। इतनी देर में ये सब बातें आपस में वो कर ही रहे थे कि तभी मैरी का फोन बजा और मैरी ने जैसे फोन उठाकर देखा, ये फोन किसी और का नहीं बल्कि स्काइलर की सबसे अच्छी दोस्त शीला का था। मैरी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई शीला का फोन देखते ही। उसने दिखाया साइड में बैठे हुए डेव को कि देखो शीला का फोन आया, हो सकता है शीला के पास स्काइलर पहुंच गई हो और उसी का वो गुड न्यूज देने के लिए फोन कर रही हो। तुरंत मैरी ने फोन उठाया और कहा कि हे शीला, क्या तुम्हारे पास स्काइलर पहुंच गई? बट स्काइलर ने कहा कि नहीं आंटी, मैंने तो खुद आपसे पूछने के लिए फोन किया है कि क्या स्काइलर आपको मिल गई या नहीं। बट अगेन मैरी ने अपना मुंह लटका कर मना कर दिया कि नहीं, हमें तो नहीं पता अभी तक। बट शीला ने यहाँ एक और बात कही जो मैरी को बहुत बहुत ज़्यादा अजीब लगी। जी हाँ, शीला ने कहा कि आंटी देखिए, मुझे आपको कुछ बताना है और वो ये कि कल रात के टाइम पर हम सभी फ्रेंड्स ने नाइट आउट किया था और इसमें स्काइलर भी शामिल थी। जी हाँ, मैं थी, स्काइलर थी और हमारी तीसरी सबसे खास फ्रेंड हमारी रेचल, हम तीनों ने ही नाइट आउट किया था और हम ये काम पहले भी बहुत बार कर चुके हैं। और जैसे ये बात मैरी ने सुनी, उसको विश्वास नहीं हुआ कि उनकी बेटी ऐसा कुछ कर रही है, वो भी बिना बताए, वरना आज तक वो कुछ भी करती आई थी तो उनको हमेशा वो बताती, चाहे वो कुछ भी स्पेशल कर रही हो, उससे जितने भी जुड़े दोस्त हैं उनके सबके बारे में मैरी और डेव दोनों को पता। बट उनकी बेटी रातों के टाइम पर अपने कमरे से बाहर निकल कर ऐसे बेंच लगाकर वो बाहर जाती है घूमने फिरने अपने दोस्तों के साथ, पूरी रात वो बाहर रहती है। अब जैसे ये बात मैरी और डेव ने सुनी, उनको बहुत बहुत बड़ा झटका लगा। इनफैक्ट यहाँ एक और चीज बहुत ज्यादा स्पेशल थी, वो बताने लायक थी डेव और मैरी को, और वो ये कि शीला ने कहा, आंटी जी, हम जब भी नाइट आउट करते थे, हम तीनों का ही हमारा मेनली स्पेशल रहा करता था नाइट आउट वगैरह का, और इस नाइट आउट के दौरान हम ना सिर्फ पूरे शहर के अंदर अपनी गाड़ी से घूमते, ड्राइव करते, दारू वगैरह पीते, बल्कि साथ में हम माल भी पीते। जी हाँ, वो पेपर वगैरह बनाकर रोल करके सेट होकर पूरी रात हम
पूरे शहर के अंदर अपनी गेड़ियां मारते और सुबह होने से पहले हम तीनों अपने अपने घर में जाकर अपने अपने बिस्तरों में वापस सो जाते। लेकिन इस बीच इन बिटवीन हम कभी भी अपनी गाड़ी किसी के भी घर के आगे नहीं लेकर जाते। मतलब कि अगर मुझे स्काइलर या फिर रेचल को उठाना होता तो मैं अपनी गाड़ी 2 गली छोड़कर दूर खड़ी करूंगी और मैं तब फोन करूंगी स्काइलर या फिर रेचल को, और रेचल या फिर स्काइलर अपने कमरे से बाहर निकलकर तुरंत घूमकर 2 गली टाप कर गाड़ी के अंदर आकर अपने आप बैठ जाएंगे, ताकि किसी के भी पेरेंट्स को कोई शक ना हो, कोई बता ना सके कि उनकी बेटी कहाँ गई है, किसके साथ गई है। और कल रात को भी एग्जैक्टली हमने ऐसा ही कुछ किया था। हमारा प्लान पहले से ही था और जैसे सारे लोग सो चुके थे, हमारे परिवार वाले भी, तब रेचल अपनी गाड़ी लेकर मेरे घर पर पहुंची। उसने पहले मुझे पिक किया और तब हम आपके घर से तकरीबन 2 गली दूर एक कोने पर खड़े थे। तब हमने स्काइलर को फोन किया और स्काइलर ने वही जो खिड़की हमेशा वो अपनी हटा कर रखती है, उस खिड़की को हटाकर वो वहां से कूद कर हमारे पास आई। वो गाड़ी के अंदर बैठी और हमने वही पेपर वगैरह बनाया, माल वगैरह पिया, सेट हो चुके थे, भंड हो चुके थे उस माल के नशे में। और 2-3 घंटे बाद जब हमारा मन भर चुका था, तब हमने वापस स्काइलर को उसी गली पर ड्रॉप कर दिया और उस गली के कोने से वो वापस चलकर अपने घर पर आकर आराम से सो चुकी होगी। इतना तो हमें याद है, मैंने उसको ड्रॉप किया था, ये हमें पता है। मतलब यहाँ अब साफ था मैरी के सामने कि जो भी कुछ हुआ था, शीला और रेचल ने जब उसको इस गली के पॉइंट पर छोड़ा होगा, उस गली से लेकर उसके घर रास्ते में आने के बीच में ही कुछ हुआ है स्काइलर के साथ। बट आखिर क्या हुआ है? डेव और मैरी दोनों के ही माइंड में बस यही चल रहा था कि हो ना हो उनकी बेटी किडनैप हो गई है इस छोटे से रास्ते में ही। इसके 2 कारण थे। एक तो वो रास्ता जहां से उसको वो पॉइंट से वापस अपने घर आना था रात के टाइम पर, आधी रात के टाइम पर, उस टाइम पर वहां कुछ ज़्यादा लाइट फाइट्स नहीं जली होती। दूसरा, उनकी बेटी उस टाइम पर नशे में थी, वो हिली हुई थी थोड़ी, उस टाइम पर भंड थी, तो ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट टारगेट थी किसी के लिए भी। डेव ने तुरंत पुलिस वालों को फ़ोन किया, उनको ये सब कुछ बताया कि ये तीनों लड़कियां रात को क्या क्या करती थी। सो पुलिस वाले अब अपडेट हो चुके थे इस नई इन्फॉर्मेशन से। बट मैरी ने तुरंत शीला की माँ को फ़ोन किया। शीला की माँ और शीला दोनों ही मैरी और डेव के घर पर पहुंच चुके थे। अब ये सारे लोग मिलकर, यानी कि शीला, शीला की माँ, डेव और मैरी, ये चारों लोग मिलकर उस पॉइंट से लेकर इनके घर तक बीच में जितने भी घर पड़ते हैं, उनको लग रहा था कि हो ना हो इनमें से ही किसी एक घर के अंदर ऑब्वियसली स्काइलर घुस गई होगी या फिर उसको कहीं किडनैप करके रखा गया होगा, तो हमें इन घरों के अंदर पहले जांच करनी चाहिए। सो इन चारों ने मिलकर अलग अलग घरों के अंदर तक जा जाकर देखा, लेकिन स्काइलर उनको कहीं नहीं मिली। जब ये चारों लोग इन घरों को खंगाल रहे थे, तब इनको यहाँ एक बिल्डिंग के बाहर सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ दिखाई दिया। तो ये लोग बहुत ज्यादा खुश हुए कि इसके अंदर कुछ ना कुछ जरूर कैप्चर हुआ होगा। तो जैसे इन लोगों ने सीसीटीवी फुटेज को देखना शुरू किया, तो ये लोग बहुत ज्यादा हैरान। क्योंकि शीला ने बताया था कि हमने तो उसको ड्रॉप कर दिया था। उसके बाद स्काइलर वापस अपने घर आई और उसके घर के रास्ते से ही वो वापस मुड़ गई। उसको एक अलग गाड़ी लेने के लिए आई हुई थी और उस गाड़ी के अंदर भागकर स्काइलर बैठी और वो गाड़ी उसको वहां से लेकर जा चुकी थी। लेकिन इस बात को देखकर डेव और मैरी बहुत ज्यादा खुश थे। क्योंकि इसका एक रीजन था, और वो रीजन ये कि स्काइलर इस गाड़ी में अपने आप भाग कर गई है। उसको कोई जबरदस्ती उठाकर नहीं लेकर गया। मतलब जिसके साथ भी स्काइलर गई है, स्काइलर उसको जानती है अच्छे से। जिसके साथ भी वो गई होगी उसको उसके ऊपर विश्वास होगा। तो ऑब्वियसली जहां कहीं भी स्काइलर अब होगी, वो किसी जान पहचान वाले के साथ है और वो सुरक्षित है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब शीला और रेचल से पूछा गया कि ये गाड़ी किसकी है, तो दोनों ने ही पहचानने से मना कर दिया कि नहीं, हमें तो नहीं पता ये गाड़ी किसकी है। आप पहले वो सीसीटीवी फुटेज देख लीजिएगा। पुलिस वालों ने इस अननोन गाड़ी को ढूंढना शुरू कर दिया। आसपास के इलाके में एक बहुत बड़ी एक्सटेंसिव सर्च चलाई गई इस गाड़ी के लिए, बट किसी को भी कोई आइडिया नहीं कि यह गाड़ी किसकी हो सकती है, या फिर इसको कौन चला रहा था, या फिर आसपास उस टाइम पर रात को कौन घूम रहा था, क्योंकि किसी ने भी इस गाड़ी को नहीं देखा। और दूसरा, सीसीटीवी फुटेज ये बहुत ज़्यादा धुंधली सी, इसके अंदर क्लियर कट दिखाई भी नहीं दे रहा कि यह गाड़ी कौन सी है, किस रंग की है। ब्लैक एंड व्हाइट फुटेज, कुछ भी पुलिस वालों के हाथ कुछ खास लग नहीं रहा था। अब यहाँ दूसरी तरफ ये पुलिस वाले भी अलग तरीके के नशे में सेट थे। ऐसा इसलिए क्योंकि इन लोगों ने भी बातें बनानी शुरू कर दी। डेव और मैरी को समझाना शुरू कर दिया कि देखो, आजकल के जो टीनेज बच्चे होते हैं ना, ये हाथ से निकल जाते हैं टाइम से। और ऐसा हमने बहुत बार देखा है, जब ऐसे बच्चे अपने घरों से भाग जाते हैं किसी दोस्त के साथ, किसी पार्टनर के साथ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ, और बाद में कुछ दिनों तक उसके साथ टाइम स्पेंड करने के बाद ये लोग वापस भी आ जाते हैं। तो हमें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है स्काइलर के बारे में। हो सकता है वो अपने किसी फ्रेंड के साथ भाग गई हो, किसी बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई हो, कुछ पार्टी वगैरह करने के लिए किसी और स्टेट में चली गई हो, घूमने फिरने के लिए गई हो। सो हमें थोड़े दिन और वेट करना चाहिए। हो सकता है
स्काइलर वापस अपने आप अपने घर आ जाए। डेव और मैरी को भी यही आइडिया ठीक लगा कि हो ना हो उनकी बेटी स्काइलर वापस अपने आप अपने घर आ जाएगी। दिन हफ्तों में बदलते गए, हफ्ते महीनों में बदल चुके थे और अब तक भी स्काइलर का कोई पता नहीं चला। पुलिस वालों ने जो एक टाइम पर बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया था, वो सर्च ऑपरेशन भी वापस कॉल्ड ऑफ कर लिया गया, उसको भी बंद कर दिया गया। जहां लोकल लोग भी पहले स्काइलर को ढूंढने के अंदर लगे हुए थे, बट अब सब कुछ भूल चुके थे। किसी को भी कोई आइडिया नहीं था कि स्काइलर आखिर गई कहां। बस कोई याद कर रहा था स्काइलर को, या तो उसके माँ बाप या उसके दोस्त या शीला या रेचल, या फिर वो पोस्टर्स जो पूरे शहर के अंदर लगाए गए थे स्काइलर के गुमशुदगी के। बेशक एक टाइम पर पुलिस वालों के साथ साथ इस परिवार ने और इस पूरे शहर ने मिलकर स्काइलर के गुम होने की बहुत मैसिव पब्लिसिटी करी थी किसी तरीके से उसका सुराग लगाने के लिए, लेकिन अब सबको ऐसा लग रहा था कि जैसे स्काइलर इस धरती के चेहरे से एक सेकंड में गायब हो चुकी है। दिसंबर 2012 का टाइम आ चुका था, मतलब अभी तक 6 महीने से भी ज्यादा का टाइम बीत चुका था स्काइलर को गायब हुए। और अब तक जहां लोग स्काइलर को भूल चुके थे, लेकिन उसके परिवार वाले वो अभी भी थोड़े से पॉजिटिव थे कि उनको लग रहा था कि कहीं ना कहीं स्काइलर एकदम से उनके दरवाजे के ऊपर आकर खड़ी होगी और हम उसका दरवाजा खोलेंगे, सामने वो हमें खड़ी मिलेगी और हमें तुरंत गले लगा लेगी। स्काइलर के माता पिता डेव और मैरी अपना फोन हमेशा रिंग मोड पर रखते, क्योंकि उनको लग रहा था कि कहीं ना कहीं से स्काइलर उनको कॉन्टैक्ट करने की जरूर कोशिश करेगी और जैसे वो करेगी हम उसे तुरंत उठा लेंगे जहां भी होगी वो अभी तक इस उम्मीद में थे। बट 12 दिसंबर 2012 का दिन आ चुका था और ये वो दिन था जो इस केस को पूरे तरीके से मोड़ने वाला था। 12 दिसंबर 2012 की रात को रेचल यानी कि स्काइलर और शीला की तीसरी वो फ्रेंड, उसको अचानक से कोई दौरा पड़ा और उसने अपने पूरे परिवार वालों के साथ लड़ाई करनी शुरू कर दी। ना सिर्फ वो उनको बहुत गंदी गंदी गालियां दे रही थी, बल्कि वो अपने ही परिवार वालों के साथ मार पिटाई कर रही थी। जाकर किसी को भी पकड़कर उसके मुंह पर मुक्के मारती, अपने पिता को मार रही थी, अपनी माँ को मार रही थी। इनफैक्ट परिवार वालों के हाथ से बात निकलती जा रही थी, तो उन्होंने मजबूरन पुलिस वालों को फोन किया, बताया कि उनकी बेटी रेचल वो कैसे अजीब सी हरकतें कर रही है, बहुत गंदी गंदी गालियां दे रही है, आप प्लीज यहां आकर उसको कंट्रोल कर लीजिएगा। पुलिस वालों की गाड़ियां मौके पर चाव चाव करते हुए पहुंची, सीधा इस घर के अंदर गई। उन्होंने तुरंत पीछे हाथ करके रेचल के उसके हाथों को हथकड़ियां लगाई, सीधा उसको अपनी पीसीआर के अंदर बैठाया और सीधा उसको एक नजदीकी हॉस्पिटल ले गए। वहां मौजूद साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर ने उसको अपने पास एडमिट कर लिया और तकरीबन 1 हफ्ते तक उसको वहीं अपने पास एडमिट रखा। 1 हफ्ते बाद रेचल पूरे तरीके से शांत हो चुकी थी और उसको वहां से छुट्टी भी मिल गई। लेकिन जिस मोमेंट पर रेचल हॉस्पिटल से बाहर निकली, उसी मोमेंट पर उसने अपने साथ जितने भी लोग खड़े थे, वो अपने परिवार वालों को, उन सभी को छोड़कर वहां से सीधा मॉर्गन टाउन पुलिस स्टेशन डिपार्टमेंट में गई। वहां जाकर पुलिस वालों को बताया कि मुझे आपको कुछ बताना है जो कि मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, और जो 1 हफ्ते पहले मुझे दौरा सा पड़ा था वो भी इसी वजह से पड़ा था क्योंकि कुछ बात है मेरे माइंड के अंदर, मेरे मन के अंदर जो इतनी भारी है कि मैं उसको अपने अंदर समेट कर नहीं रख सकती, इसलिए मुझे आपको बताना है। और ये बात जुड़ी हुई है स्काइलर से। जिसके बाद पुलिस वाले रेचल को उठाकर सीधा एक इंटेरोगेशन रूम के अंदर लेकर गए, उससे पूछताछ शुरू करी। अब जो आगे मैं आपको बताने वाला हूँ वो पूरे तरीके से एक रिक्रिएशन है उन फैक्ट्स के ऊपर जो रेचल ने बताए कि आखिर 6 महीने पहले स्काइलर के साथ क्या हुआ था। 5 जुलाई 2012 की रात को जैसे ही स्काइलर अपने घर के अंदर एंटर हुई, उसकी अभी शिफ्ट खत्म हुई थी वेंडीज रेस्टोरेंट से, वो अपने घर के अंदर एंटर हुई। वो बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, उसने बहुत ज़्यादा काम किया था आज रेस्टोरेंट के अंदर। सो अपनी थकान मिटाने के लिए वो अपने माता पिता से मिली, उनको हक करके सीधा अपने कमरे में सोने जा चुकी थी। बट आज की जनरेशन, आजकल हम भी तो सोने से पहले अपना मोबाइल स्क्रॉल करते रहते हैं, उसके अंदर कुछ ना कुछ इधर उधर हाथ पैर मारते रहेंगे। यही आदत उस टाइम पर स्काइलर को भी थी। सो उसने अपना मोबाइल सोने से पहले वो स्क्रॉल करती रही और तभी स्क्रॉल करते करते उसके पास मैसेजेस आने लगे, ना सिर्फ रेचल के बल्कि शीला के भी। ये दोनों कंबाइंड एक साथ पूछ रही थी अब बेचारी स्काइलर से कि क्या आज रात को दोबारा से नाइट आउट करने के लिए चलोगे। अब उस टाइम पर तो स्काइलर ने मना कर दिया, लेकिन दोबारा से इन दोनों ने इंसिस्ट किया स्काइलर को कि देखो हमें ज़्यादा दूर नहीं जाना, बिल्कुल भी ज़्यादा दूर नहीं जाना, हम जस्ट यहाँ से तकरीबन 45 मिनटों दूर, तुम्हारे घर से तकरीबन 45 मिनटों दूर जो एक सुनसान जंगली इलाका है वहाँ जाएंगे। वहाँ पर हम सुट्टा वगैरह वही फूकेंगे, अपना पेपर बना के माल पी के भंड हो जाएंगे और वहाँ वो सुट्टा पीकर वापस आएंगे और आकर ड्राइव करते करते हम तुमको वहीं तुम्हारे घर पर ड्रॉप कर देंगे, तुम वापस अंदर चली जाना। स्काइलर को ये प्लान थोड़ा समझ में आ गया और उसने वेट किया कि कब उसके माता पिता भी सोने के लिए जाएंगे। अब वो बार बार उठ कर देख रही थी, वो अपने फ्रेंड्स को भी अपडेट कर रही थी कि मैंने अभी उठकर देखा है, मेरे माता पिता अभी भी बाहर मेन लिविंग हॉल के अंदर ही बैठे हुए हैं। सो अगले दिन क्योंकि डेव और मैरी दोनों को अपनी ड्यूटी के ऊपर जाना था, सो उस रात वो भी जल्दी अपने कमरे में सोने के लिए जा चुके थे। अब जैसे ही वो सोने के लिए गए, मेन लिविंग हॉल की लाइट बंद हुई, तुरंत
स्काइलर ने अपडेट कर दिया अपने दोनों फ्रेंड्स को कि हाँ आ जाओ, रास्ता अब क्लियर है, मैं बाहर निकल सकती हूँ। असल में तीनों ही दोस्त शीला, स्काइलर और रेचल, इन तीनों की दोस्ती बहुत बहुत गहरी। इनफैक्ट शीला और स्काइलर की दोस्ती तो उनकी सेकंड क्लास से थी, मतलब कि वो बहुत छोटे से थे, जब वो बचपन में थे तब से वो एक साथ पढ़ते और खेलते हुए आ रहे थे। बट जैसे ही रेचल उनके ग्रुप के अंदर एंटर हुई तो ना सिर्फ शीला की रेचल के साथ बहुत ज़्यादा बन रही थी, बल्कि इन दोनों ने मिलकर थोड़ा सा, हल्का सा मैं कहूँगा, स्काइलर को अपने ग्रुप से बाहर निकालना शुरू कर दिया। मतलब कि वही लड़कियों वाली बातें, 3 मिल जाए तो 2 एक साथ बैठेंगी, एक को थोड़ी सी गलत नज़रों से देखेंगी, गलत नज़र इन द सेंस कि उसको थोड़ा सा नीचा दिखाएंगी, उसको अपने साथ ना लेके जाना, उसके साथ ना कुछ खाना पीना। अब बिल्कुल यही काम ये दोनों शीला और रेचल मिलकर बेचारी स्काइलर के साथ कर रहे थे। अब स्काइलर को ये चीज़ फील हो चुकी थी कि ये दोनों उसको ग्रुप से बाहर निकाल रहे हैं। तो इन दोनों के सामने ही स्काइलर ने कन्फ्रंट भी कर लिया कि क्या तुमको मुझसे कुछ दिक्कत है, अगर हाँ तो तुम मुझे बोल सकती हो, मैं उस चीज़ के अंदर अपनी इंप्रूवमेंट करूंगी। तो दोनों ने मिलकर बता भी दिया कि नहीं, ऐसा कुछ खास दिक्कत नहीं है हमें, तुम हमारी बहुत अच्छी दोस्त हो, बस हम दोनों की थोड़ी ज़्यादा बनती है रेचल और शीला की, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। असल में जो स्काइलर को हर्ट कर रही थी वो ये बातें थी, जैसे ये तीनों कभी सेल्फीज लेती तो हमेशा स्काइलर को पीछे खड़ा करती है, दोनों अपने अलग अलग वही पाउट वगैरह बनाकर, अजीब अजीब वो मुंह बनाकर फोटोज वगैरह क्लिक करती, या फिर कभी कभी स्कूल के अंदर कुछ फैंसी ड्रेस वगैरह डालकर आनी होती तो शीला और रेचल आपस में पहले ही डिस्कस करती कि वो क्या पहन के आने वाली है। बट वो स्काइलर के साथ डिस्कस नहीं करती कि उनके ग्रुप को क्या पहनना चाहिए, सिर्फ रेचल और शीला यही दोनों आपस में मैच करके अपनी ड्रेस पहन कर आती। और जब अगले दिन आकर स्काइलर देखती कि इन दोनों की ड्रेस एक जैसी है तो थोड़ा सा उसको अजीब लगता। इसी वजह से स्काइलर ने भी इन दोनों से दूरी बनाना शुरू कर दिया कि ठीक है यार, इन दोनों को जैसे रहना है रहें, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपने रेस्टोरेंट में काम करती हूँ, मैं अपना जॉब करती हूँ, मैं अपनी स्टडी कर रही हूँ, मेरी खुद की फैमिली है, मैं उनके साथ अपना टाइम स्पेंड करूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इनसे। बट एट द एंड ऑफ द डे, यानी कि शीला और रेचल ये दोनों रात के टाइम पर खास तौर पर स्काइलर को मैसेज करने लगी कि आ जाओ बंद होके आएंगे, आ जाओ माल पी के आएंगे। लेकिन कुछ टाइम पहले तक, कुछ दिनों पहले तक स्काइलर ने मना करना शुरू कर दिया इन दोनों को कि नहीं, मैं तो नहीं जाने वाली, तुम दोनों खास दोस्तों, तुम दोनों जाके पियाओ, मेरी क्या जरूरत है तुमको, कहीं और मुझे जाने के लिए बुलाती नहीं हो, सिर्फ रात को जब ये माल पीना होता तब मुझे तुम बुला लेती हो, मैं नहीं आने वाली। हमेशा स्काइलर मना करती आई थी, बेशक ये लोग पहले जाया करते थे तीनों एक साथ, बट उस रात 5 जुलाई की रात, उस रात भी पहले स्काइलर ने मना किया था कि नहीं मैं तो नहीं जाने वाली। लेकिन इन दोनों ने इंसिस्ट किया, शीला और रेचल ने दोनों ने ही इंसिस्ट किया कि आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, देखो कोई जुगाड़ लगा के आओ, हमें नहीं पता, फटाफट से आ जाओ, गाड़ी के अंदर बैठो। तब कोई बात नहीं, स्काइलर ने भी सोचा कि ठीक है आज पियाती हूँ, क्या ही फर्क पड़ेगा। सो जैसे ही डेव और मैरी अपने कमरे में सोने के लिए गए, स्काइलर ने मैसेज कर दिया दोनों को कि फटाफट आ जाओ गाड़ी लेकर। ये दोनों मौके पर गाड़ी लेकर पहुंच चुकी थी, यानी कि 2 गली दूर खड़ी थी, और इन्होंने बताया कि आ जाओ फटाफट से हम पहुंच चुके हैं। तब स्काइलर ने उसने अपनी खिड़की की जाली उतार कर उसे अलमारी में रखी, जिसके बाद वो शीशा ऊपर किया खिड़की का, और वहां से बाहर निकल कर नीचे की तरफ कूद कर वो सबसे पहले भागकर वो बेंच खुद उठा कर लाई। उस बेंच के ऊपर चढ़कर उसने वो शीशा जो ऊपर उठाया था अभी उसको नीचे किया, लेकिन इतना खुला छोड़ दिया ताकि वो जब वापस आए तो उसको दोबारा से ऊपर उठा सके। सो शीशा बंद करने के बाद वो उस बेंच से उतरी, सीधा अपने घर से बाहर भागते हुए उस गाड़ी के अंदर जाकर बैठी जिसके अंदर पहले से ही शीला और रेचल बैठे हुए थे। जिसके बाद ये सामने आया कि जो भी अभी तक रेचल और शीला ने मिलकर बताया था पुलिस वालों को 6 महीने से, वो टोटली झूठ था सब कुछ, वो प्रैक्टिकली झूठ था, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, बल्कि जो हुआ था वो अब सब सामने आने वाला था। जिस अननोन गाड़ी को पुलिस वाले अभी तक ढूंढ रहे थे, क्योंकि शीला और रेचल ने अभी तक यही बताया था कि हमने तो उसको 2 गली पहले ड्रॉप कर दिया था, उसके बाद वो किसी और के साथ भागकर मिलने के लिए गई है, हमें नहीं पता वो गाड़ी किसकी है। एग्जैक्टली वही गाड़ी कुछ शीला की ही थी। शीला अपनी गाड़ी में रेचल को बैठाकर यहाँ पिक करने के लिए आई थी स्काइलर को, और जैसे ये तीनों लोग बैठे गाड़ी के अंदर, अब पहले तो ये लोग क्या करते थे कि गाड़ी के अंदर भी वो पेपर वगैरह बनाकर रोल करके उसके अंदर माल भरकर सेट हो जाते थे। बट अब की बार इन तीनों का प्लान था कि वो यहाँ से तकरीबन 45 मिनट और दूर एक खुले इलाके में, जंगली इलाके के अंदर जाएंगे और वहाँ आराम से पेपर पिएंगे, माल पिएंगे, और बाद में वापस रेचल और शीला पहले स्काइलर को ड्रॉप करेंगे और बाद में अपने अपने घर चले जाएंगे। प्लान बहुत सिंपल सा था, तीनों ने आपस में डिस्कस भी कर लिया। तकरीबन 45 मिनटों तक शीला ड्राइव करती रही और फाइनली 45 मिनटों बाद वो कट आया, वहां से उसने अपनी गाड़ी नीचे की तरफ टर्न करी और वो कच्चा रास्ता सीधा जंगल के अंदर जा रहा था। वहां अंदर जाने के बाद फाइनली उनका वो स्पॉट आ चुका था जहां पर ये लोग पहले भी कई बार
सुट्टा वगैरह फूक चुके थे। फाइनली वहां पर उन लोगों ने अपनी गाड़ी पार्क करी, तीनों लड़कियां गाड़ी से बाहर निकली, अपना अपना जो माल था, जो वो उन्होंने पेपर बना रखे थे, वो पेपर उन लोगों ने अपने पास रखा और तीनों साइड में ही मौजूद एक हिली एरिया वहां तक पैदल जाने लगी, क्योंकि इनका प्लान था कि वहां वो बैठेंगे उस पत्थर के ऊपर बड़े सारे और सामने मौजूद इन पहाड़ों का नजारा देखेंगे। तो तीनों लड़कियां उस पत्थर पर पहुंच चुकी थी। वहां बैठने के बाद फाइनली तीनों ने अपना वो सुट्टा निकाला और इस सुट्टे को जलाने के लिए एक दूसरे से माचिस लाइटर मांगने लगी। बट कमाल की बात यहाँ ये थी कि ना ही स्काइलर, ना ही रेचल, ना ही शीला, इन तीनों के पास माचिस या लाइटर था ही नहीं। तो स्काइलर, जो कि अब सबसे राइट साइड में बैठी हुई थी, बीच में रेचल और लेफ्ट साइड में शीला, तो शीला ने सबसे पहले स्काइलर को कहा कि स्काइलर, शायद हम लाइटर लाना भूल गए हैं और ये लाइटर मेरी गाड़ी में पड़ा है, तो अगर तुम माइंड ना करो तो प्लीज जाकर गाड़ी से लाइटर ले आओगी। स्काइलर ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी गाड़ी से लाइटर लेने के लिए जाती हूँ। तो स्काइलर वहां से उठी, गाड़ी की तरफ उसने टर्न लिया और गाड़ी की तरफ पैदल जाने लगी। बट यहाँ सिर्फ स्काइलर नहीं उठी थी, बल्कि उसके साथ उसकी दोनों दोस्त शीला और रेचल, ये दोनों भी उस पत्थर से खड़ी हो चुकी थी। और जैसे ही इन दोनों ने देखा कि स्काइलर अब तकरीबन उनसे 10-12 फुट दूर जा चुकी है, ये दोनों अपने साथ फोल्डेबल चाकू लेकर आई हुई थी। इन्होंने वो चाकू अपनी जेब से बाहर निकाला, उसको अनफोल्ड किया और ऑन द काउंट ऑफ 3, 1 2 3 गो, इन दोनों ने यानी कि शीला और रेचल ने चिल्लाया गो। इस गो को बोलते ही ये शीला और रेचल तुरंत स्काइलर की तरफ भागे और पीछे से उसके कमर के अंदर दोनों ने अपना अपना चाकू घोंप दिया। अब जैसे वो चाकू घोंपा, ऑब्वियसली स्काइलर बहुत जोर से चिल्लाई। उसने पीछे घूम कर देखा, उसकी ही दोनों सबसे खास दोस्त अब उसके साथ कुछ बहुत बहुत भयंकर करने वाली थी। स्काइलर ने इस पॉइंट पर क्विकली रिएक्ट किया। बजाय अपने दोनों दुश्मनों के साथ लड़ने के, उसने अपनी खुद की जान बचाना ज़्यादा जरूरी समझा। वो उनको वहीं पीछे से ऐसे धक्का देकर अपने आप को छुड़वा कर आगे की तरफ भागने लगी। बट बेचारी सोच कर देखिए, 16 साल की सिर्फ वो लड़की, पीठ में उसके पीछे 2 चाकू घोंपे गए हों, कितना ही दूर भाग लेगी। स्काइलर का आइडिया था कि वो शायद गाड़ी तक पहुंच जाए और वो खुद गाड़ी को भगाकर यहां से ले जाए, क्योंकि गाड़ी की चाबी अभी उसके पास थी। अभी शीला ने उसको अपनी गाड़ी की चाबी दी थी। पीछे से दोनों शीला और रेचल स्काइलर को पकड़ने के लिए आगे की तरफ भागी। अब इससे पहले स्काइलर अपनी गाड़ी तक पहुंच पाती, मतलब कि शीला वाली गाड़ी तक पहुंच पाती और अंदर बैठ पाती, इससे पहले ही शीला और रेचल ने उसको धक्का मारकर नीचे की तरफ गिरा दिया। अब 2 चाकू उसको पीछे कमर पर लगे हुए थे, वो नीचे मुंह के बल जाकर गिरी। अब पीछे से दोनों उसकी ऊपर बैठ गई और ऊपर बैठकर सोच कर देखिए आप, 2 सबसे खास दोस्त जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा विश्वास करती थी स्काइलर, उन्होंने ही अपने हाथों में चाकू पकड़ा। अब बेचारी स्काइलर, जिसको कुछ दिख तो नहीं रहा, वो नीचे मुंह करके पीछे से अपने हाथ को ऐसे करके बचाने की कोशिश कर रही है अपने आप को। बट इन दोनों ने उसके दोनों हाथों को अपने घुटनों के नीचे दबाया और अपने हाथों में चाकू पकड़कर उसको एक के बाद एक कमर में भयंकर चाकू मारे। इवेंचुअली रेचल ने चाकू मारना बंद कर दिया, बट ये शीला वो बार बार चाकू मारती रही और तब तक मारती रही जब तक बेचारी स्काइलर के गले से वो जो गर्गलिंग आवाज थी वो आनी बंद ना हो गई, क्योंकि उसके गले में भी पीछे से इतनी बार वार किए गए कि उसके अंदर से खून के फवारे फूट पड़े थे। वो बार बार मरने से पहले यही चिल्ला रही थी कि तुम दोनों मेरी सबसे खास दोस्त हो और तुम दोनों ही मेरे साथ ऐसा कुछ करोगी, एक बार रीजन तो दे दो, आखिर क्यों कर रही हो। फाइनली जब इन दोनों ने कंफर्म किया कि स्काइलर मर चुकी है, उसके बॉडी के अंदर अब कोई भी हलचल नहीं है, तो ये दोनों वहां से उठी, सीधा अपनी गाड़ी में गई। उन्होंने पीछे डिग्गी को खोला। डिग्गी के अंदर इन लोगों ने पहले से ही कस्सी, फावड़े, कुल्हाड़ी और वो जो ट्रैश बैग्स वगैरह थे, वो गार्बेज बैग और ब्लीच वगैरह, सारा कुछ सामान वो पहले से ही लेकर आए थे। प्रॉपर प्लानिंग थी। ये अपने साथ मर्डर किट लेकर आए हुए थे और उस मर्डर किट को निकालकर ये सीधा इस स्पॉट पर पहुंचे जहां पर वो स्काइलर गिरी हुई थी। इसके बराबर में ही इन लोगों ने गड्ढा खोदना शुरू किया। बट ये दोनों भी ज़्यादा कुछ बड़ी नहीं थी, इनके शरीर के अंदर भी इतनी जान नहीं थी कि वे पूरी एक कब्र को खोद पाएं। इसलिए इन लोगों ने वो गड्ढा खोदना बीच में ही छोड़ दिया और इस आइडिया को यहीं ड्रॉप करके उन लोगों ने बेचारी स्काइलर की बॉडी को ऐसे घसीटते हुए वो साइड में लेकर आए एक बड़े सारे पेड़ के पीछे, और इस पेड़ के पास जितनी भी टूटी फूटी टहनियाँ पड़ी थी, जितने भी नीचे पत्ते पड़े हुए थे, इन सारी टहनियों को, लकड़ियों को उठाकर स्काइलर की बॉडी के ऊपर गिराना शुरू कर दिया। और साथ में आसपास बहुत सारा ब्लीच भी गिराया, खुद को भी ब्लीच से नहलाया ताकि जितने भी वो वेपन से इनके खुद का शरीर था, जो खून लगा हुआ था, ये सब कुछ साफ हो जाए। ये सारा काम करने के बाद ये अपनी जो मर्डर किट साथ में लेकर आए थे, इसको वापस इन लोगों ने अपनी गाड़ी की डिग्गी में लोड किया और अपनी गाड़ी स्टार्ट करके वहां से अपने अपने घरों के लिए निकल चुके थे। सबसे पहले शीला ने रेचल को उसके घर ड्रॉप किया, बाद में वो खुद के घर गई, अपने घर में गाड़ी को पार्क किया और अपने घर में आराम से जाकर सो चुकी थी। एट द एंड यही रीजन रेचल और शीला ने बताया कि हम तीनों पहले बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, बट बाद में शीला और रेचल की आपस में बॉन्डिंग और ज़्यादा गहरी होती गई।
बट इन दोनों की बॉन्डिंग के बीच में कहीं ना कहीं स्काइलर आ रही थी। वो अपने आप की प्रेजेंस इन दोनों को दिखाना चाह रही थी, लेकिन इन दोनों को वो पसंद नहीं थी। जिसके बाद से ही महीनों पहले से, इस कांड करने से महीनों पहले से ही इन दोनों ने प्लान कर लिया था कि किसी भी तरीके से बेचारी स्काइलर को अपने से दूर करना है, चाहे वो कोई भी तरीका क्यों ना अपनाना पड़े। जिस टाइम पर स्काइलर अपने घर से बाहर निकलकर इन दोनों की गाड़ी में बैठी थी, उस टाइम पर फ्रंट सीट पर बैठी हुई शीला और रेचल, उन दोनों ने अपनी जेब को चेक किया था कि अपने साथ चाकू लाना कहीं भूल तो नहीं गई। इन दोनों ने अपनी जेब के अंदर हाथ डालकर देखा, चाकू अंदर मौजूद था। और जिस टाइम पर स्काइलर अंदर आकर बैठी और इन तीनों ने बातें करना शुरू किया, तो ये ऐसा प्रिटेंड कर रही थी जैसे कि वो स्काइलर के साथ मिलकर उसके साथ माल पीने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। इन दोनों ने पहले से ही प्लान बना लिया था कि हो सकता है स्काइलर आज जाने से मना करे, क्योंकि वो इनसे गुस्सा है, क्योंकि वो इनको अपने ग्रुप में शामिल नहीं कर रहे। तो हमें किसी भी तरीके से स्काइलर को कन्विंस करना है आज रात घर से बाहर निकालने के लिए, ताकि आज रात हम ये कांड कर सकें। इसके अलावा इन दोनों का ये प्लान भी पहले से ही था कि जब वो तीनों उस स्पॉट पर जाकर गाड़ी से बाहर निकलेंगे और सुट्टा फूकने के लिए लाइटर इधर उधर ढूंढेंगे, तो लाइटर इनकी जेब के अंदर नहीं होना चाहिए। और ये दोनों स्पेसिफिकली स्काइलर को ही गाड़ी से लाइटर लेने के लिए भेजेंगे, ताकि वो पीछे से उसके ऊपर वार कर सके और स्काइलर को संभलने का कोई भी मौका ना मिले। अल्टीमेटली पुलिस वालों ने रेचल और शीला दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया और इनको कोर्ट के अंदर पेश किया गया, जहां रेचल को 30 सालों की सजा सुनाई गई, लेकिन वो 2023 में जमानत पर बाहर आ चुकी है। जबकि शीला, जिसने एंड तक बेचारी स्काइलर के ऊपर वार किए थे, उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट सुनाई गई, लेकिन वो 2028 में, आने वाले 2028 में जमानत के लिए अप्लाई कर सकती है। जब भी ये दोनों कोर्ट के अंदर पेश की जाती तो हमेशा रेचल वो बेचारी स्काइलर के माता पिता से हाथ जोड़ जोड़कर उनकी तरफ देख देख कर माफ़ी मांगती, क्योंकि उसको अपने किए के ऊपर पछतावा था। वो बार बार माफ़ी मांगती स्काइलर के माता पिता से, लेकिन दूसरी तरफ शीला, उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। वो हमेशा हंसती खेलती हुई कोर्ट के अंदर आती और स्काइलर के माता पिता को भी देखकर हमेशा हंसती रहती, उनको चिढ़ाती रहती। ये चीज़ देखकर ऑब्वियसली डेव और मैरी को बहुत अजीब लग रहा था। सो ये रह चुकी है आजकल की यारी दोस्ती। बेशक ऐसे भी आपको दोस्त बहुत मिलेंगे जो आपके साथ हर टाइम में, हर मुश्किल में, हर अच्छे टाइम में आपके साथ खड़े होंगे, बट इस दुनिया के अंदर आप जिसको दोस्त मान रहे हैं, एक बार देख लें, एक बार उसको परख कर देख लें कि वो आपके बारे में क्या सोचता है। और ख़ास तौर पर माता पिता, जब तक उनके बच्चों के अंदर पूरे तरीके से मैच्योरिटी नहीं आ जाती, वो इतने समझदार नहीं बन जाते, तो आप लोग प्लीज़ अपने बच्चों के ऊपर नज़र बना कर रखें कि वो किसके साथ रह रहे हैं, क्या उनका फ्रेंड सर्कल है, और जो उनका फ्रेंड सर्कल है उसके बीच में रहते हुए उनका बच्चा क्या कर रहा है। आप प्लीज़ इसके ऊपर नज़र जरूर बना कर रखें, क्योंकि आज के टाइम में किसी का कुछ नहीं पता। जो आपको दोस्त कह रहा हो वो अंदर ही अंदर आपको मारने की प्लानिंग भी कर सकता है, और एग्जैक्टली इस केस के अंदर भी यही हुआ। सो आप मुझे बताइए कि आपको इस केस के बारे में क्या कहना है।